हूं आयुषी आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपके सामने होगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और बिल्कुल गंगा सवेरा में चाहे आप बात राजनीति की कर लें, अपराध की कर लें, जन सरोकार की कर लें, हर खबर आपको यहाँ डिटेल में बताएं। बिल्कुल, तो खबरों में धार के साथ साथ तेज रफ्तार भी होगी और हर खबर आप तक पहुंचाने का वादा है हमारा। बिल्कुल, यानी मॉर्निंग अपडेट का मतलब होगा गंगा सवेरा। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, यूपी में 15 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले यानी ट्रांसफर की खबर मिल रही है। प्रतिनियुक्ति से लौटे डीआईजी अब्दुल हामिद को नई जिम्मेदारी दी गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के डीआईजी बने हैं अब्दुल हामिद। वहीं 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के कमांडेंट अखिलेश कुमार चौरसिया को स्थापना में तैनाती दे दी गई है। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की खबर। बिल्कुल, तो बरेली में एएसपी नगर रविंद्र कुमार को कानपुर कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया है। लखनऊ में तैनात प्रशिक्षु आईपीएस अनिल कुमार यादव नोएडा भेजे गए हैं और गाजियाबाद में बतौर एएसपी तैनात अभिजीत और आर शंकर लखनऊ में एडीसीपी बनाए गए हैं। लखनऊ में एडीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास को लखनऊ में ही तैनाती दी गई है। बिल्कुल, और साद मियां को बरेली से नोएडा भेजा गया है। मनीष कुमार शांडिल्य की पोस्टिंग हो गई है अलीगढ़ से वाराणसी कमिश्नरेट में। अंकिता शर्मा को नोएडा से कानपुर कमिश्नरेट शिफ्ट किया गया है। राहुल भाटी की बात की जाए तो गोरखपुर से उन्हें बरेली भेजा गया है। अभिषेक भारती प्रयागराज से गाजीपुर भेजे गए हैं और संदीप कुमार मीणा को मथुरा से मुरादाबाद भेजा गया है। संतोष कुमार मीणा को वाराणसी से प्रयागराज भेजा गया है। तो देखिए, यहीं पर तबादला एक्सप्रेस नहीं रुकती है। अनिरुद्ध कुमार को अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ से फतेहपुर में तैनाती दी गई है। लखन सिंह यादव को वाराणसी से कानपुर कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है। बड़े पैमाने पर ये तबादलों की लिस्ट जारी हुई। तो किस तरीके से ये तबादले, कहां किसको ट्रांसफर पोस्टिंग मिली है, कौन से बड़े नाम हैं, किनके चर्चे हैं, ये तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी विवेक के पास है। सीधा रुख करते हैं, क्या क्या खबर मिल रही है पर्दे के पीछे से विवेक, और क्या जानकारी है इस ट्रांसफर को लेकर के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब्दुल हमीद डीआईजी पद पे थे और अभी तक डेपुटेशन में थे, वो डेपुटेशन से लौट कर आए और सबसे इम्पॉर्टेंट गठन जो हुआ है, नारकोटिक्स सेल का गठन हुआ है, ये टास्क फोर्स का गठन हुआ है, ये पहली बार यूपी में बनी है। यानी नारकोटिक्स जो ड्रग्स की तस्करी है, आवाजाही है, तस्करों का जो अन्य प्रदेशों से, राज्यों से जो लेन देन हो रहा है, जिस तरह से ड्रग्स आ रहे हैं, नेपाल से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, तमाम जगह से आते हैं ड्रग्स, इसको रोकने के लिए ये एक अभियान शुरू किया। अभी कल ही अभियान चलाया था, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला था जिसमें बहुत सारे जो नारकोटिक्स के अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन और जो डोडा होता है अफीम का, वो भी मिला था, बरामद किया गया था। उसकी एक टास्क फोर्स गठित की गई और उसका डीआईजी बनाया गया है अब्दुल हमीद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है। बाकी पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो जितनी भी है, इसमें 12 ट्रेनी आईपीएस हैं, यानी जो जिलों में तैनात थे या तो अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, या जो कमिश्नरेट में थे वो एडीसीपी यानी अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थे, उनको इधर से उधर किया गया है। नोएडा कमिश्नरेट में, कानपुर और वाराणसी 3 महत्वपूर्ण कमिश्नरेट हैं। जो लखनऊ में थे उनको यहीं रखा गया है, क्योंकि लखनऊ ऐसी जगह है जो यहाँ एक बार समझ लेता है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो रह लेता है, जो रहता है, उसी को रखा जाता है। आने वाले समय में चूंकि दिसंबर को ही चुनाव होने हैं नगर निकाय के, और उसके बाद 2024 को भी चुनाव की तैयारी चल रही है, लोकसभा चुनाव होना है, तो यहाँ की पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो एडीसीपी स्तर के अधिकारी थे, यानी जो डायरेक्ट आईपीएस हैं, उनको ट्रेनिंग के तौर पर पहले सीओ डिप्टी एसपी बनाया जाता है, डिप्टी एसपी के पद पर पोस्टिंग दी जाती है, उसके बाद एसपी की पोस्टिंग दी जाती है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के बाद कहीं किसी जिले में कमान सौंपी जाती है। उनको यहाँ पर यहीं रोका गया है और बाकी जो अधिकारी हैं, चाहे वो मथुरा के हों, चाहे गोरखपुर के हों, चाहे प्रयागराज के हों, इधर उधर उनको तैनाती दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट जो जिम्मेदारियां हैं, यानी कमिश्नरेट की जिम्मेदारियां अगर हम देखें तो 4 कमिश्नरेट में चारों अधिकारियों जो अधिकारी हैं यहाँ पर तैनात थे, उनमें लखनऊ को जानकारी है, क्योंकि लखनऊ से कोई चेंज की खबर नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विवेक बने रहेंगे क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। चलिए, बिल्कुल, तो योगी सरकार
के मिशन ओबीसी की अब बात करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। सरकारी नौकरी में ओबीसी का डेटा जुटाने की तैयारी अब तेज हो गई है और आज सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 83 विभागों के 40 अफसरों के साथ 2 शिफ्ट में ये बैठक होनी है। दरअसल उद्यम विभाग को ही ये आंकड़ा जुटाने की जिम्मेदारी मिली है और इसीलिए विभाग प्रमुख ने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी दे दी है कि आप आंकड़ों के साथ आइए, हमें आंकड़े दीजिए, हम कलेक्ट करके इसे आगे पहुंचा देंगे। दरअसल सीएम योगी का आदेश था, इसके बाद ये डेटा कलेक्शन का काम शुरू हुआ है। दरअसल सीएम योगी के आदेशों पर ये डेटा जुटाया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में यानी कि 2010 से साल 2020 तक सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आंकड़ा कितना है। बिल्कुल, और ओबीसी की 89 उपजातियों के हिसाब से कर्मचारियों की गिनती की तैयारी है, जिसमें समूह क से समूह घ तक के कुल पदों और नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाया जाएगा। तो ये अहम रहने वाला है। और वहीं यूपी भाजपा में प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद धर्मपाल सैनी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र में संगठन की अहम बैठक के बाद अब बाकी 4 क्षेत्रों की बारी है, जहां पर लखनऊ यूपी भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री ने बैठक बुलाई है और अवध की बारी आने वाली है। देखिए, अवध में कानपुर, गोरखपुर, तो देखिए अवध क्षेत्र की अब बात कर ले तो लखनऊ और आसपास के जो क्षेत्र लगते हैं उनकी अहम बैठक होने वाली है। शुरुआत पश्चिम से हुई है, अब अवध, उसके बाद पूर्वांचल। कुछ इसी क्रम में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज होगी। दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में यह अहम बैठक होने वाली है और स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक होने वाली है। मिशन 2024 पर जो तैयारियां हैं भाजपा की वो तेज हो गई है। 80 लोकसभा सीटों पर नजर है और इसे लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। यूपी भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। अवध, कानपुर, काशी, गोरखपुर प्रांत की ये बैठक बुलाई गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी इस बैठक में बुलाए गए। बिल्कुल, यानी अवध और पूर्वांचल दोनों को एक साथ बुलाया गया है, साधने की तैयारी है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का और समझने की कोशिश करते हैं विवेक से कि अवध और पूर्वांचल जहां दिखाई दे रहा है, काशी और गोरखपुर मंडल को बुलाया गया है। विवेक, किस तरीके की रणनीति, किस तरीके की तैयारी, और अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि एक एक करके आगे बढ़ेंगे, पहले पश्चिम, फिर अवध, फिर पूर्वांचल, लेकिन ये वाली मीटिंग तो दोनों के साथ हो रही है विवेक। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले धर्मपाल ने बैठक की थी और संगठन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि अभी मूल रूप से बिजनौर के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और वहाँ की राजनीति की रग रग से वाकिफ हैं। 2 दिन पहले जब पश्चिमी क्षेत्र की बैठक थी और ब्रज क्षेत्र की बैठक थी, यानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा जहाँ पर जाट बाहुल्य है और चुनाव में देखने को भी मिला था, वहाँ समाजवादी पार्टी और आलोद का गठबंधन हुआ था, वहाँ प्रभाव देखने को मिला था। नगर निकाय चुनाव आ गए हैं, उसको लेकर तैयारियाँ हैं और 2024 की तैयारियाँ निश्चित तौर पर अभी संगठन को मजबूत करना है और नए सिरे से तैयारी करनी है, यानी प्रदेश अध्यक्ष भी तय होना है। तो संगठन की मजबूती के लिए पहले संगठन को समझना होगा। धर्मपाल पहले संगठन को समझ रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले गाजियाबाद में बैठक की थी पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र की, अब लखनऊ में ये बैठक कर रहे हैं और यहाँ पर, वहाँ भी दोनों डिप्टी सीएम थे और वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद थे और यहाँ भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पर 4 प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्वांचल का, गोरखपुर और बुंदेलखंड का, जो कानपुर बुंदेलखंड एरिया है। वहाँ अवध में देखिए भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन पूर्वांचल में स्थिति कमजोर है। चुनाव में भी कई जनपद ऐसे थे जहां पर भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। आजमगढ़ की बात कर ले तो वहां की सारी सीटें सपा के खाते में चली गई थी विधानसभा चुनाव में। आगे कैसे रणनीति बनानी है और 2024 का जो रण है, यानी लोकसभा चुनाव होना है, उसमें वहां पर चूंकि अफजाल अंसारी वहां के सांसद हैं और उनका प्रभाव ठीक ठाक है, उस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो अब की बार जो पिछली बार स्थिति थी लोकसभा की, उससे ज्यादा बेहतर 80 सीटें कम से कम लक्ष्य तय किया है। योगी आदित्यनाथ अपने जो दौरे हैं, भाषण है, उसे बार बार कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि अब की बार 75 से ज्यादा और 80 से कम नहीं, यानी लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य को कैसे भेदा जाएगा और संगठन को मजबूत बनाना है, कैसे काम होगा। तो आज सारे सांसद होंगे, विधायक होंगे, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े लोग भी होंगे, यहां पर बैठक में आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सुनील
बंसल भी आ सकते हैं, चूंकि उनका पूरा कार्यक्षेत्र रहा है। सुनील बंसल भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। विवेक, एक हैंडओवर तो बनता है। अगर नए पदाधिकारियों के साथ ये बैठक है, पदाधिकारियों के साथ बैठक है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि कैसी बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आती है। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं आयुषी जी। बिल्कुल, चलिए बात करेंगे अब माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जो कि फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, अपडेट ये है कि अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस यूपी के कई जगहों पर आज दबिश दे सकती है। अब्बास के सरेंडर करने की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, 25 अगस्त तक अब्बास सरेंडर कर सकता है, सूत्र कह रहे हैं। खबर यह भी मिली है कि पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए अब्बास अंसारी लगातार वकीलों के संपर्क में है और कोर्ट में तगड़ी पैरवी की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 25 अगस्त से पहले तक अब्बास अंसारी सरेंडर कर सकता है। तो देखिए, जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर चौतरफा कार्रवाई तो चल ही रही है। खुद मुख्तार जेल में है, बाहर परिवार पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बिल्कुल, तो एक तरफ जहां पुलिस मुख्तार के बेटे अब्बास की तलाश कर रही है, तो वहीं मुख्तार के रिश्तेदारों और करीबियों पर ईडी शिकंजा कसने में जुटी हुई है। बिल्कुल, और इसी क्रम में देखिए आज भी मुख्तार के करीबियों से पूछताछ की खबर मिल रही है। ईडी आज भी करीबियों का रुख करेगी। मुख्तार के परिवार के सदस्यों से ईडी की पूछताछ संभव है। छापेमारी के बाद अब तैयारियां ईडी की और तेज हो चुकी हैं। जितने भी करीबी हैं, जोनल मुख्यालय उन्हें तलब किया गया है, तो तमाम जानकारी उनसे इकट्ठा की जाएगी। कुछ दिन पहले छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले थे और अब ईडी के अधिकारी मुख्तार के रिश्तेदारों और करीबियों के सभी दस्तावेज गहराई से खंगाल रही है। तो देखिए, सरकार के खिलाफ मोर्चा सिर्फ अखिलेश ने नहीं खोला है, बल्कि खलबली तो बाहुबली मुख्तार के परिवार में भी जबरदस्त मची है। क्योंकि मुख्तार पहले जेल में सलाखों के पीछे पहले से ही कैद है और उसके बेटे को यूपी पुलिस पंजाब, गोवा से लेकर लखनऊ तक तलाश रही है। बिल्कुल, तो देखिए वहीं ईडी के रेड हंटर से बौखलाए मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने भी जुबानी हमला साधते हुए अल्टीमेटम दे दिया है। पाताल लोक में अब्बास, चप्पे चप्पे पर तलाश। रडार पर मुख्तार परिवार, अफजाल का चैलेंज आर पार। पूर्वांचल की सियासत में जिसके नाम की गूंज सुनाई देती थी, वो मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे कैद है, पर उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक और विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ से गोवा तक छापेमारी हो रही है। दूसरी ओर ईडी का रेड हंटर मुख्तार और उसके भाई अफजाल पर लगातार चल रहा है। अब्बास की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कई राज्यों में छापेमारी हो रही है, लेकिन अब्बास का कोई सुराग नहीं है। गाजीपुर से गोवा और लखनऊ से हैदराबाद तक धुआंधार छापेमारी हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली है। बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी पंजाब में था। पंजाब में तलाश करने गई यूपी पुलिस की टीम को लोकेशन भी मिली थी। अगर कोई नहीं मिला तो वो है अब्बास अंसारी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस 8 राज्यों में दबिश दे रही है। हालांकि अब्बास का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पंजाब, जहां पर मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है, 2 साल करीब वो जेल में बंद भी रहा, वहां उसके अच्छे सूत्र हैं, तमाम लोग मिलने वाले हैं। कहा जा रहा था कि अब्बास अंसारी पंजाब में हो सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब गई, लेकिन वहां मुख्तार का बेटा नहीं मिला। गोवा गई, वहां भी नहीं मिला। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अब्बास अंसारी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उस पर धोखाधड़ी से असलहे का लाइसेंस ट्रांसफर कराने का मामला दर्ज है। इसी मामले में पुलिस को अंसारी की तलाश है। जैसे ही लखनऊ के कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, अब्बास अंसारी फरार हो गया। आरोप है कि सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी ने धोखाधड़ी शस्त्र लाइसेंस
दिल्ली ट्रांसफर कराया और उस पर कई हथियार लिए। अब्बास के खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 को महानगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है 2012 में हासिल किए गए लाइसेंस को बिना एनओसी दिल्ली ट्रांसफर करा लिया गया। अब्बास के खिलाफ लखनऊ में 2, मऊ में 4 और गाजीपुर में 1 केस दर्ज है। इस मामले में अब्बास कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अब्बास अंसारी फरार हो गया। हाल ही में मुख्तार और उसके करीबियों से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी, पर इन ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अफजाल अंसारी ने धमकी वाली बोली का इस्तेमाल किया। जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो, एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे अगर हमारी सच्चाई होगी। तो ईडी आई थी कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। एक उसूल है, एक सिद्धांत है, 40 साल से जुल्म, जाति, अत्याचार और सामंतवाद के खिलाफ लड़ता हूं, गरीबों की मदद करता हूं। जहां भी गरीब पे अत्याचार होगा, आधी रात को उसका आंसू पोंछने का काम किया था और आज भी करूंगा। ये भौतिक सुख साधन के खेत बगीचा और ये बिल्डिंग मकान, ये किसी के जीवन का हिस्सा हो सकता है। अफजाल अंसारी की पूंजी ये नहीं है। तुम खुश हो लो कि कुर्की करके हमने उसको कंगाल कर दिया। मेरी असली पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता, जिसको तुम्हारी सरकार भी नहीं खुद कर सकती। तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा आए और पंजा लड़ाए और गए। अब अफजाल की इस बोली पर भाजपा हमलावर है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, ईडी कार्रवाई जिस तरीके से अंसारी बंधुओं पर, उन्होंने कहा कि आज सरकार आपके, कभी हमारी भी आएगी। सरकारें देश की होती हैं, हमारी है और तुम्हारी नहीं होती है। सरकार भी उन्हीं की ही है, देश की सरकार है। लेकिन उनको ये जानना चाहिए, न्यायपालिका भी है, कानून भी है, संविधान भी है, लोकतंत्र भी है। इसके दायरे में ही जो कुछ कोई कर सकता है। अगर वो ऐसे धमकी देते हैं, ये मुझे लगता है देश के संविधान की मर्यादाओं के विरुद्ध में है। साफ है, मुख्तार एंड फैमिली को लेकर यूपी की सियासत में आने वाले दिन बड़ी गहमागहमी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए बात करते हैं नोएडा के ट्विन टावर की, जिसे जमींदोज करने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा इसके बारे में आपको हर एक अपडेट देगा। बिल्कुल, और इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। आज ध्वस्तीकरण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर जाएगी और 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारी है। पल पल का अपडेट एबीपी गंगा पर आप देखिएगा। आज का अपडेट अगर आपको बताएं तो अधिकारी जो हैं आज जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, क्या तैयारी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मशहूर डांसर सपना चौधरी की, जिनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है जिन पर। लखनऊ से खबर है, मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। एसीजेएम कोर्ट ने सपना चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं और सपना चौधरी पर डांस के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और मामले की अगली सुनवाई अब 30 अगस्त को होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।